हेलो एनिमे फैंस। तो कैसे हैं आप सब? वापस आ गया हूं मैं, आपका अपना बैडास सियान, द फेटेड मैजिकल प्रिंसेस हु मेड मी अ प्रिंसेस के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो में मैं एपिसोड 2 से एपिसोड 6 को कवर करूंगा। अगर आपने एपिसोड 1 मिस कर दिया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कहानी की बात करें तो ये एक फैंटेसी मैजिकल एनिमे है जिसमें एक प्रिंसेस होती है जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं होती, लेकिन हाँ, उसके पास एक स्पेशल पावर होती है सपनों के जरिए फ्यूचर देखने की। वीडियो थोड़ी लंबी है तो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसेस एथी हमें एक कहानी सुनाती है। एक जादुई देश में एक बेचारी सी राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी की माँ उसके जन्म के थोड़ी ही देर बाद गुजर गईं। उसके पिता प्यार तो छोड़ो, उससे नफरत करते थे। राजकुमारी एम्परर के प्यार के बिना बड़ी हुई। काफी लंबे वक्त तक वो बिल्कुल अकेली थी। फिर जब वो 9 साल की हुई तब पहली बार वो अपने डैड से मिली। उसने अपने मन में सोचा, ये आदमी ही बस मेरा अकेला परिवार है। अपने डैड का प्यार पाने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन जब वो 14 साल की हुई तब उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। सच तो ये था कि एम्परर की एक और बेटी थी, बहुत ही सुंदर, जिसका नाम जेनेट था, जो दिखने में एक परी लगती थी। कुछ ही पलों में उसने सबका ध्यान और प्यार जीत लिया, और शायद अपने डैड का प्यार भी। अपने डैड का प्यार पाने के लिए बेचारी राजकुमारी ने ब्लैक मैजिक तक का सहारा लिया। आखिर में उसके पिता ने उसे देश निकाला दे दिया और उसकी जिंदगी खत्म हो गई। एथी कहती है, मुझे कहानी से मतलब नहीं, पर वो जो राजकुमारी है जिसे कोई पसंद नहीं करता, जो आखिर में भटक जाती है, मुझे यकीन है वो मैं ही हूँ। उसके अनुसार वो जानती है कि वो बस इस कहानी में एक साइड कैरेक्टर ही है, पर उसके लिए कहानी बहुत दर्द भरी है और वो डिसाइड करती है कि अपनी जिंदगी चेंज करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस किचन के बाहर खड़ी होकर देखती है कि पिछले चोर वाले हादसे के बाद से किचन और पूरे रूबी पैलेस पर सख्त पहरा लगा दिया गया है। वो बताती है कि बचपन से ही वो रूबी पैलेस से भागने के लिए पैसा और सोना इकट्ठा कर रही है, क्योंकि जब उसे लिली एक गोल्डन बॉल दिखाती है तब से उसे लगता है कि प्रिंसेस को चमकीली चीज़ें पसंद है। जिसके बाद से लिली ने प्रिंसेस को बहुत सारे सोने के खिलौने दिए, जिन्हें उसने चुपके से इकट्ठा कर लिया। इसके बाद प्रिंसेस किचन में जाकर मेड से प्यार से चॉकलेट की प्लेट मांगती है। चॉकलेट खाने के बाद वो प्लेट में से सारे हीरे निकालकर इकट्ठा कर लेती है और कहती है, ये मेरा ट्रेजर नंबर 18 है। फिर प्रिंसेस अपना प्लान बताते हुए कहती है, मेरे सपनों के हिसाब से मैं अपने डैड से 9 साल की उम्र में मिलूंगी, लेकिन अगर मैं 9 साल की होने से पहले यहाँ से भाग गई तो शायद मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूँ। और यही उसका प्लान होता है। वो बताती है कि वो अपने साथ लिली को भी ले जाएगी, इसलिए वो इतना सारा खजाना इकट्ठा कर रही है। प्रिंसेस बताती है कि लोग कहते हैं उसका चेहरा बिल्कुल उसकी माँ से मिलता है, पर उसकी आंखें उसके डैड से, और ये नीली चमकदार आंखें सिर्फ एम्परर के खानदान को ही विरासत में मिलती हैं। मगर मेरे पास कोई जादुई पावर नहीं है, शायद इसलिए डैड मुझसे नफरत करते हैं। वो कहती है कि सबको लगता है कि ये आंखें सिर्फ मेरे पास ही हैं, पर असल में एक और प्रिंसेस है जिसके पास ये आंखें हैं, जिसका नाम जेनेट है। उसके बाद प्रिंसेस इकट्ठा किया हुआ सोना महल के पीछे पेड़ के नीचे छुपा देती है, लेकिन फिर उसे एक और महल दिखता है जो बिल्कुल सुनसान होता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई स्टोर हाउस है। सीन शिफ्ट होता है किचन में, जहां मेड सफाई कर रही होती हैं। वो बात कर रही होती हैं कि राजा के हुक्म के अनुसार हर जगह की जांच करनी है ताकि कोई चोर दोबारा ना घुसे, और सबसे पहले प्रिंसेस के कमरे को अच्छे से देखना होगा। ये सब बातें प्रिंसेस सुन लेती है। वो तुरंत अपने कमरे में जाकर अपने सोने के खजाने को चेक करती है, फिर उन्हें अपने कपड़ों में छुपा लेती है और चुपके से वहां से निकल जाती है। वो सोचती है कि पेड़ के नीचे जगह अब सेफ नहीं है, इसलिए वो पीछे वाले महल में चली जाती है। जैसे ही वो बाहर के सोने के स्टैचूज देखती है, उसे शक होता है कि ये असली सोना है या नहीं। वो अपने मुंह से उसे काटकर चेक करने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है, जो कि राजा की होती है। वो कहता है, मेरे इस महल में ये छोटा सा कीड़ा कब से घूम रहा है? प्रिंसेस उसकी आंखें देखकर सोचती है, मेरे जैसी ही चमकदार आंखें, और तब उसे समझ आता है कि ये तो उसके डैड हैं। वो डर जाती है। राजा कहता है, ये चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। प्रिंसेस सोचती है, ये सब अभी क्यों हो रहा है? ये तो 4 साल बाद होना था। और उसे रियलाइज होता है कि जिस महल में वो घुसी है वो तो खुद राजा का है। राजा कहता है, मुझे याद आ गया, वो नाम जो तुम्हें उस औरत ने दिया था, अथनेजिया, यही है ना तुम्हारा नाम? फेलिक्स कहता है, हाँ महाराज, रानी ने प्रिंसेस का यही नाम रखा था। राजा कहता है, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो, और प्यार से उसके गाल खींचता है। प्रिंसेस सोचती है,
लेकिन मेरे सपनों के हिसाब से मेरे डैड को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही राजा उसे गोद में उठाता है, उसके छुपाई हुई हीरे की पोटली गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है पैलेस के अंदर। प्रिंसेस चुपचाप डरी हुई बैठी होती है। वो सोचती है, क्या राजा चाहते हैं मैं सच बता दूं, या मुझे इसलिए बुलाया गया है क्योंकि मैंने उनके बागीचे की सोने की मूर्ति को काटा था? कहीं वो मुझे कैद तो नहीं करने वाले? राजा कहते हैं, कितना बोरिंग है, क्या तुम बात नहीं कर सकती? प्रिंसेस कहती है, मैं बोल सकती हूँ। फेलिक्स केक लेकर आता है और कहता है, वो भी छोटी है, बच्चे अनजान लोगों से घबराते हैं। राजा कहता है, ठीक है, तो तुम बाहर जाओ। प्रिंसेस सोचती है, नहीं, मुझे इसके साथ अकेले मत छोड़ो। राजा पूछता है, तुम्हारा नाम अथनेजिया है, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? इटर्नल, अनंत। ये एक शाही नाम है जो सिर्फ असली वारिस को दिया जाता है। तुम्हारी माँ बहादुर थीं जिन्होंने तुम्हें ये नाम दिया। प्रिंसेस डर के सोचती है, कहीं मैंने राजा को नाराज तो नहीं कर दिया। वो बताती है कि राजा एम्परर के असली बेटे नहीं थे, इसलिए उनका सिंहासन और उनकी विरासत पर कोई हक नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जालिम बड़े भाई को हराकर सिंहासन हासिल किया। राजा कहता है, मेरे रास्ते में सिर्फ 2 लोग आए और जिंदा बचे, एक तुम्हारी माँ और दूसरी लिलियन यॉर्क। वो 5 साल पहले यहाँ आई थी, ये कहते हुए कि वो प्रिंसेस की देखभाल करना चाहती है। शायद उसी की वजह से तुम्हें शाही आदतें आईं। प्रिंसेस सोचती है, मुझे लिली के पास्ट के बारे में ये बात तो पता ही नहीं थी। फिर राजा पूछता है, तुम जानते हो मैं तुम्हारा कौन हूँ? वो सोचती है, मुझे क्या बोलना चाहिए? फिर वो कहती है, पापा। राजा ये सुनकर मन ही मन खुश होता है, पर प्रिंसेस तुरंत डर जाती है और सोचती है, ये मैंने क्या बोल दिया, कहीं ये मुझे यहाँ से निकाल तो नहीं देंगे। सीन वापस रूबी पैलेस में शिफ्ट होता है, जहां मेड्स और लिलियन प्रिंसेस को ढूंढ रही होती हैं। तभी फेलिक्स के साथ प्रिंसेस वहां आती है और लिली को देखकर उससे चिपक जाती है और रोने लगती है। लिलियन गुस्से में फेलिक्स से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फेलिक्स कहता है, राजा ने कहा है कि मैं प्रिंसेस को यहाँ छोड़ दूं और वो उसे दोबारा बुलाएंगे। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं कि आखिर वो दिन आ गया जब महाराज प्रिंसेस पर ध्यान देंगे। लेकिन ये सुनकर प्रिंसेस बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो सोचती है, आखिर मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? और इसी के कुछ दिन बाद ही लिलियन और प्रिंसेस दोनों किंग क्लॉड के महल में आते हैं और उनसे मिलते हैं। प्रिंसेस क्लॉड को देखकर घबरा रही होती है। क्लॉड लिलियन से कहता है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई तुमसे। लिलियन कहती है, हाँ, मेरी आपसे मुलाकात 5 साल पहले हुई थी। क्लॉड कहता है, अच्छा, तो तुम्हें याद है? वो शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, मैं अपने कामों में बिजी था। अथिये का इतने अच्छे तरीके से ख्याल रखने के लिए और उसे इतने शाही अंदाज सिखाने के लिए शुक्रिया। प्रिंसेस अपने मन में सोच रही होती है, ये सब झूठ है, आप तो चाहते ही नहीं थे मुझसे मिलना। वो सोचती है, लोगों को जैसा लगता है मेरे डैड वैसे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी इंसान है। क्लॉड उसे देखता है तो अथी डर जाती है और अपने मन में कहती है, मुझ पर बिल्कुल ध्यान मत दो, मैं बस एक मशरूम हूँ। क्लॉड कहता है, रूबी पैलेस में होने वाले हादसे के बाद अब से मैं प्रिंसेस का ख्याल रखूंगा। उसे अब से प्रॉपर्ली एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। प्रिंसेस डरते हुए सोचती है, मगर क्यों? अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग क्लॉड अथी के साथ रूबी पैलेस में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अथी अफसोस करते हुए सोचती है, चीजें इस तरीके से कैसे हो गई? मुझे तो बस अपने डैड से बचकर शांति से जीना था। आखिर मेरे फ्यूचर की बदकिस्मती उन्हीं से जुड़ी थी। अगर मैं उनसे ना मिलूं तो शायद मुझे अपना फ्यूचर बदलने का मौका मिल जाए। ये सब एक सरदर्द है। मेड्स बहुत सारे केक्स लाती हैं और प्रिंसेस को सर्व करती हैं। अथी सोचती है, क्या यही एक प्रिंसेस जैसे ट्रीट करना कहलाता है? एक मेड कहती है, लगी रहो प्रिंसेस। अथी सोचती है, आखिर ये करना क्या चाहता है? कहीं केक में जहर तो नहीं डाल दिया? अपने मुंह से ला टपकाते हुए कहती है, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल फंसने वाली नहीं। क्लॉड उसे देखकर कहता है, तुम खा क्यों नहीं रही? वैसे इसमें जहर नहीं डाला है। अथी शौक होते हुए सोचती है, क्या ये मेरा दिमाग पढ़ सकता है क्या? फिर प्यार से कहती है, मैं इतने सारे केक्स नहीं खा सकती, लिली ने कहा था इनसे कैविटी हो जाएगी। क्लॉड कहता है, तुमने कल ही तो केक खाया था। अथी को याद आता है, हाँ, कल ही तो खाया था। फिर मुस्कुराकर कहती है, कितना अच्छा दिख रहा है, और केक खाने लगती है। वो सोचती है, मैं केक के जाल में इतनी आसानी से नहीं फंस सकती, लेकिन इसे वेस्ट करना भी बेकार होगा, तो खा ही लेती हूँ। वो सारे केक्स खा लेती है। क्लॉड कहता है, मुझे आज अच्छा लगा, इसीलिए अब से तुम रोज मेरे साथ चाय पीने के लिए मिलना। अथी शौक हो जाती है। अब प्रिंसेस को रोज क्लॉड से मिलना पड़ता है। वो सोचती है, अचानक इन्हें हैप्पी फैमिली जैसा क्यों दिखाना है? ये मुझे बहुत अजीब लगता है। फिर बताती है, मिलते वक्त मेरे साथ कुछ अच्छी चीजें भी होती थी, पर जब भी मैं कुछ अच्छा करती थी उसमें भी गड़बड़ हो जाती थी। जैसे उसके हाथों से खाना खाते वक्त नाइफ उछल जाती है। वो डर जाती है कि कहीं राजा कुछ कहेगा तो नहीं।
मगर क्लॉड कुछ नहीं कहता। अथी बताती है, जब मुझसे गड़बड़ होती है मुझे लगता है आज मेरा आखिरी दिन है, पर पता नहीं क्यों पापा मुझसे कुछ बुरा नहीं कहते। वो सोचती है शायद वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि अपने गलत पास्ट को ठीक कर सकें। फिर हंसते हुए कहती है, अब मुझे पापा से पहले जैसा डर नहीं लगता। अगले दिन अथी तैयार होकर क्लॉड के साथ पैलेस के लेक पर घूमने के लिए निकलती है। क्लॉड कहता है, तुम हमेशा की तरह अच्छी लग रही हो। अथी कहती है, आप भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये बोलते हुए डर जाती है कहीं फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, पर क्लॉड कुछ नहीं कहता। अथी कहती है, आज फिर से खतरों भरा दिन शुरू हो गया। फिर अथी क्लॉड के साथ लेक पर बोट में बैठती है। लिली चिंता कर रही होती है, अथी सेफ तो रहेगी। फेलिक्स कहता है, राजा उनके साथ हैं, वो सेफ रहेंगी। लेकिन फिर क्लॉड अथी को बोट पर एक बैग की तरह उठा के बिठा देता है। फेलिक्स कहता है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। बोट पर अथी सोचती है, इतनी शांति है, क्या कहूँ, ऊपर से ये मुझे इतनी देर से घूर रहे हैं, मुझे तो सांस लेने में भी डर लग रहा है। फिर क्लॉड कहता है, तुम क्या सोच रही हो? अथी घबराकर सोचती है, अब इसका क्या जवाब दूं? फिर मुस्कुराकर कहती है, आपके बाल चमकते हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्लॉड कहता है, तो तुम्हें चमकती चीजें सच में पसंद हैं। मेरे पास तुम्हारे हीरे हैं, उन्हें ले जाके ले लो। अथी सोचती है, मैं इतनी भी बहादुर नहीं कि अकेले उन्हें लेने आऊं। फिर वो लेक में ब्लू लोटस देखती है और सोचती है, कितना सुंदर है। वो ब्लू लोटस उस पर जादू कर देता है, जिससे अथी उसे उठाने के लिए बोट से झुकती है, पर बैलेंस बिगड़ने की वजह से पानी में गिर जाती है। वो डूबने लगती है और पानी उसे नीचे खींचने लगता है। उस मोमेंट में उसे फिर से अपने फ्यूचर की झलक दिखती है। अथी सोचती है, तो यही थी मेरी किस्मत। तभी क्लॉड पानी के अंदर आ जाता है अथी को बचाने के लिए। अथी सोचती है, क्या ये भी एक सपना है? क्लॉड उसे सही सलामत बाहर निकाल लेता है। अथी सोचती है, पापा ने मेरी जान बचाई। अथी पूरी तरह भीगी हुई होती है। तभी क्लॉड एक मैजिक करता है और उसे एक बार में सुखा देता है। फिर वो फेलिक्स को ऑर्डर देता है, कल से प्रिंसेस को तैरना सिखाना। क्लॉड मुस्कुराकर कहता है, कहानी में मजा कैसे आएगा अगर मेरी बेटी डूब जाए। अथी सोचती है, क्या कहा उन्होंने? तभी हम देखते हैं कि क्लॉड के ऊपर एक कर्स का असर होता है, जिससे उसे दर्द होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है रूबी पैलेस में, जहां प्रिंसेस बताती है, वहां से लौटने के बाद मैं बीमार हो गई और उस दिन जो हुआ उसे मैं अब तक नहीं भूल पाई। लिलियन उसे दवाई खिलाते हुए कहती है, वो एक ड्रीम लोटस फ्लावर था, वो जिंदा लोगों पर एक तरह का जादू करता है। अति पूछती है, तो इतनी खतरनाक चीज लेक में क्यों है? लिलियन कहती है, वो फ्लावर आमतौर पर ऐसा असर नहीं करता, लेकिन जिनके पास मैजिकल पावर्स नहीं होती उन पर इसका असर होता है। अति सोचती है, तो ये मुझ पर इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास मैजिकल पावर्स नहीं है। लिली उसे दवाई खिलाती है, पर अति रोते हुए कहती है, ये बहुत कड़वी है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लॉड को, जो लेक के पास चल रहा होता है। तभी उसके सामने कॉन्सोर्ट की स्पिरिट आ जाती है। वो कहती है, आप मुझसे मिलने आए हैं? क्लॉड कहता है, इमोशंस, मैं इन सब बातों को पहले ही भूल चुका हूँ, लेकिन मैं उस लड़की से नफरत नहीं करता। कॉन्सोर्ट की स्पिरिट धीरे से उसे प्यार से जकड़ने लगती है। ये सब फेलिक्स पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा होता है। वो कहता है, मुझे उम्मीद है एक दिन एक चमकती हुई रोशनी आपको ठीक कर देगी। इसके बाद कॉन्सोर्ट की स्पिरिट धीरे धीरे गायब हो जाती है। क्लॉड लेक से बाहर आता है और फेलिक्स से कहता है, मेरे पीछे मत आना, और उसे एक ऑर्डर देता है। सीन शिफ्ट होता है फिर से रूबी पैलेस में, जहां मेड्स भागकर प्रिंसेस के पास आती हैं और कहती हैं, बहुत सारी मेड्स बाहर खड़ी हैं। अथी और सभी बाहर जाकर देखते हैं, जहां काफी सारी मेड्स लाइन में होती हैं। वो कहती हैं, आज से हम आपकी देखभाल करेंगी। तभी फेलिक्स आता है और कहता है, मैं फेलिक्स रोबाने हूँ और आज से मैं आपका गार्डियन नाइट हूँ। अब से आपकी रक्षा मैं करूंगा। ये सुनकर प्रिंसेस शॉक हो जाती है। और इसके कुछ दिन बाद प्रिंसेस सोते हुए सपने में अपनी मॉम को देखती है, जो फूलों के बगीचे में अपनी सुरीली आवाज में गाना गा रही होती हैं, और तुरंत ही ये सपना टूट जाता है। इसके बाद अगले सीन में फेलिक्स प्रिंसेस को महल पर ला रहा होता है। एती पूछती है, इतनी सुबह हम क्यों जा रहे हैं? फेलिक्स बोलता है, राजा ने कहा है कि आज का ब्रेकफास्ट वो आपके साथ करेंगे। वो आपको देखना चाहते थे कि आप कैसी हैं। एती सोचती है, मुझे नहीं लगा था डैड ऐसा कुछ कहेंगे। फिर वो फेलिक्स से पूछती है, यहाँ पर कोई नाइट्स क्यों नहीं है? फेलिक्स कहता है, यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। एती फिर पूछती है, तो फिर यहाँ की रक्षा कौन करता है? तुम भी तो मेरे साथ हो। फेलिक्स कहता है, यहाँ की रक्षा मैजिक करता है। इसके बाद फेलिक्स एथी को राजा के कमरे में अकेले छोड़ देता है और कहता है, अगर आप उन्हें खुद उठाएंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। एथी ये सुनकर डर जाती है और कहती है, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो। एथी क्लॉड को सोते हुए देखकर सोचती है, ये यहाँ सोफे पर क्यों सो रहे हैं, जबकि यहाँ इतना बड़ा बेड है। आप तो मेरे सपने से बिल्कुल अलग हो। फिर वो क्लॉड के गालों को टच करते हुए सोचती है,
चलो इसी वक्त मेरा बदला ले लिया जाए। वो उसके गालों को जोर से खींचती है और प्यार से कहती है, मॉन्स्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सपनों में मुझे कैद करने की? अब लो, ये रहा मेरा बदला। वो उसके गालों को इतनी तेजी से खींचती है कि क्लॉड उठने लगता है। एती डर जाती है और तुरंत ही वही गाना गाने लगती है जो उसकी मॉम ने सपने में गाया था। ये सुनकर क्लॉड दोबारा से सो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां क्लॉड और एती दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एती क्लॉड के चेहरे पर निशान देखकर बात बदलते हुए कहती है, यहाँ पैलेस में बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने कभी नहीं देखी। क्लॉड कहता है, तुम जो चाहो देख सकती हो। इसके बाद फीलिक्स बताता है, किसी भी वक्त आल्फियस यहाँ आते होंगे और सच तो ये है कि वो चाहते हैं वहाँ प्रिंसेस भी मौजूद हों। क्लॉड कहता है, उन्हें डायरेक्ट ऑडियंस चेंबर में बुलाओ और कुछ मत कहना। एती सोचती है, आखिर चल क्या रहा है? क्लॉड जाते हुए एती से कहता है, कल से रोज सुबह मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना। ये सुनकर एती शॉक हो जाती है। ये इन्होंने कब सोचा? ब्रेकफास्ट रोज, वो भी एक साथ? इसके बाद एती महल में घूम रही होती है। वो क्लॉड के कमरे में जाकर वहां की पेंटिंग्स देखती है। वो सोचती है, यहाँ मेरी मॉम की पेंटिंग भी होगी, मुझे उनका चेहरा देखना है। वो क्लॉड की पेंटिंग को देखती है और सोचती है, इनके आसपास ही उनकी पेंटिंग होगी, लेकिन वहां उसे क्लॉड के अलावा किसी की भी पेंटिंग नहीं दिखती। तभी उसे एक कपड़े से ढकी हुई पेंटिंग मिलती है। वो सोचती है, कहीं ये तो नहीं? वो हल्का सा कपड़ा उठाकर देखती है और उस पेंटिंग पर उसकी मॉम का नाम लिखा होता है, डायना। सीन कट होता है जहां कुछ लेडीज बात कर रही होती हैं प्रिंसेस के बारे में। एक कहती है, फिलिक्स को भी प्रिंसेस का गार्डियन नाइट बना दिया। अब क्या हमें एक ऐसी प्रिंसेस देखनी होगी जो मैजिक भी नहीं कर सकती? दूसरी कहती है, राजा बहुत दयालु हैं, यहाँ तक कि उन्होंने एक नाचने वाली औरत को भी अपनी पत्नी बना लिया। आखिर प्रिंसेस की माँ एक डायना थी। तभी वहां किंग क्लॉड आ जाते हैं। वो लेडीज उसके सामने झुकती हैं। क्लॉड गुस्से में कहता है, ये नाम दोबारा यहाँ कभी मत लेना। सीन वापस प्रिंसेस पर आता है। जैसे ही वो पेंटिंग पर से कपड़ा हटाती है, वो देखती है कि पेंटिंग पूरी तरह से खराब और जली हुई है। ये देखकर वो बिल्कुल मायूस हो जाती है। एती अपने बेड पर लेटे हुए सोचती है, मुझे नहीं पता था कि पापा मेरी माँ से इतनी नफरत करते हैं। वो परेशान होते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, अगर मैं दुखी होते हुए सो गई तो फिर से वही सपने आएंगे। और वो अपने आप को वही गाना गाते हुए सुलाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। एती क्लॉड के पास उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आई होती है। वो प्यार से क्लॉड को ग्रीट करते हुए कहती है, मैं आपको बहुत बेसब्री से देखना चाहती हूँ। फिलिक्स खुश होकर ताली बजाता है, पर क्लॉड कोई एक्सप्रेशन नहीं देता। एती शॉक में जम जाती है और सोचती है, ये बस मुझे ना देखने का नाटक कर रहे हैं क्या? एती बैठते हुए सोचती है, जब भी मैं पापा से मिलती हूँ ज्यादातर मैं ही बात करती हूँ। क्या उन्हें मुझसे बात करना बोरिंग लगता है क्या? मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि मुझे पापा के सामने अपनी मॉम का नाम नहीं लेना है। क्लॉड पूछता है, तुम क्या सोच रही हो? एती तुरंत बहाना बनाते हुए कहती है, मैं ये सोच रही थी आपकी चाय का कैसा स्वाद होगा। तभी एती उससे चाय मांगती है। फिलिक्स कहता है, ये आपके लिए नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग होती है। पर क्लॉड कहता है, ठीक है, इसे चाय दे दो। जैसे ही एती चाय पीती है, क्लॉड पूछता है, कैसा लगा? एती कहती है, ये तो बहुत टेस्टी है, जैसे मेरे मुंह में बहुत सारे फूल खिल गए हों। ये शब्द सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। क्लॉड भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। एती सोचती है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। फिलिक्स बताता है, ये रेवे टी है जिसे महाराज अक्सर पीते हैं। ये एक प्रकार की ब्लैक टी है जो लेडी डायना के होमलैंड में उगती है, और आपने जो कहा वो भी वही कहती थी। क्लॉड कहता है, मेरे पास ऐसी कोई भी यादें नहीं है। और फिलिक्स से कहता है, तुम आजकल बहुत बातें करने लगे हो, अभी के लिए यहाँ से जाओ। एती सोचती है, शायद पापा मुझे इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मॉम का नाम न लूं। क्लॉड कहता है, चाय पीने के लिए तुम बहुत छोटी हो, अब से तुम मिल्क पिया करो, और वहां से चला जाता है। अगले सीन में एती अपनी बनाई हुई फैमिली पेंटिंग्स जलाते हुए कहती है, मैं कैसे भूल गई कि फ्यूचर में उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं होगी, और रो पड़ती है। फिलिक्स एती के जाने के बाद जली हुई पेंटिंग्स की राख उठा लेता है। कुछ दिनों तक रोज एती ब्रेकफास्ट पर क्लॉड से मिलने के लिए आती है, पर वो बिजी होने का बहाना बनाकर वहां नहीं आते। एती कहती है, ठीक है, मैं भी अब जाती हूँ। इसके बाद लिलियन और फिलिक्स बात कर रहे होते हैं। लिलियन कहती है, प्रिंसेस ने कल से स्वीट्स भी नहीं खाए। फिलिक्स कहता है, महाराज के बिहेवियर की वजह से प्रिंसेस ऐसा कर रही हैं। अचानक लेडी डायना का नाम सुनकर वो गुस्सा हो गए। लिलियन कहती है, मुझे पता है महाराज लेडी डायना के बारे में बात नहीं करना चाहते, मगर मुझे लगता है प्रिंसेस अपनी मॉम के बारे में जरूर जानना चाहती होंगी। फिलिक्स कहता है, उनकी तो सभी चीजें पहले ही जला दी गई हैं। उनका कोई स्टैचू या पेंटिंग भी नहीं है जो बताए कि वो कैसी दिखती थी। लिलियन कहती है, और कोई रास्ता नहीं है?
तभी फिलिक्स कहता है, महाराज की यादों के जादू से हम ऐसा कर सकते हैं। लिलियन पूछती है, क्या महाराज ये करेंगे? फिलिक्स कहता है, ये प्रिंसेस के लिए है, वो ना नहीं कहेंगे। ये सब बातें एथी पिलर के पीछे छुपकर सुन लेती है। वो गुस्से में कहती है, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। फिलिक्स कहता है, लेकिन ये आपके लिए है, इससे आप अपनी मॉम को देख पाएंगी। एथी चिल्लाकर कहती है, अगर आप पापा के सामने मेरी मॉम की बातें करेंगे और वो मुझसे नफरत करने लगे तो? ये सुनकर लिलियन डर जाती है। फिलिक्स उसे समझाते हुए कहता है, मैं अपनी माँ की कसम खा सकता हूँ, महाराज न तो लेडी डायना से नफरत करते हैं और ना ही आपसे। एथी कहती है, मुझसे झूठ कहने की जरूरत नहीं है। फिलिक्स कहता है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ गार्नेट पैलेस चलिए। वो एथी को गार्नेट पैलेस ले जाता है और कहता है, आपको पता है, मैंने कहा था कि यहाँ पर किसी नाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक सुरक्षा का जादू किया गया है जिससे कोई भी बिना इजाजत के नहीं घुस सकता, और यही उस मैजिक की बाउंड्री है। फिर फिलिक्स अपनी तलवार निकालकर महल की तरफ बढ़ता है और जैसे ही अटैक करने की कोशिश करता है, सुरक्षा शील्ड एक्टिवेट हो जाती है जिससे उसे चोट लग जाती है। फिलिक्स कहता है, आपने देखा, यहाँ कोई भी अपने बुरे इरादे से अंदर नहीं जा सकता, अगर कोशिश करेगा तो उसका ये हाल होगा। एथी कहती है, लेकिन मैं तो हमेशा पापा को परेशान करती हूँ, उल्टी सीधी चीजें करती हूँ और छुप के आ जाती हूँ। फिलिक्स कहता है, आप पर और लेडी डायना पर इस बैरियर का कोई असर नहीं होता, क्योंकि महाराज आपसे बहुत प्यार करते हैं और बिल्कुल भी नफरत नहीं करते। इसके बाद अगले सीन में क्लॉड की टेबल पर वो जली हुई पेंटिंग्स होती हैं। वो अपने मैजिक से उन्हें ठीक कर देता है और देखता है वो हैप्पी फैमिली वाली पेंटिंग्स हैं। तभी वहां एथी आ जाती है। क्लॉड पूछता है, क्या हुआ? एथी डरते हुए कहती है, मैं आपसे 2 दिन से नहीं मिली, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। फिलिक्स ने कहा था आप मुझे मेरी मॉम दिखा सकते हो, अगर आप बिजी हो तो कोई बात नहीं। और वो वहां से जाने लगती है। क्लॉड उसे उठा लेता है और अपने बेड पर ले जाता है। वो कहता है, अब तुम सो जाओ। एथी कहती है, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। क्लॉड कहता है, तो फिर गाना गाओ जिससे बुरे सपने ना आए। एथी सोचती है, क्या वो उसी गाने की बात कर रहे हैं? मैंने तो उनके लिए गाया था, तो वो बस उस टाइम सोने का नाटक कर रहे थे। एथी कहती है, मैं गाना भूल गई। क्लॉड कहता है, तुम्हें याद दिलाने के लिए क्या करना होगा? एथी कहती है, अब कुछ नहीं कर सकते। क्लॉड कहता है, एक राजा की आज्ञा का पालन न करना एक संगीन जुर्म है। एथी सोचती है, क्या ये मुझे धमका रहे हैं? और फिर प्यार से कहती है, शायद मुझे याद आ गया। वो वही गाना गाने लगती है। क्लॉड अपने जादू का स्पेल करता है और एक तारों भरा खूबसूरत एनवायरनमेंट बन जाता है। एथी के सो जाने के बाद क्लॉड उसे देखते हुए कहता है, ये भी एक जिद्दी लड़की है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। फिर वो अपनी यादों के जादू का स्पेल करता है। एथी खुद को एक ऐसी जगह पाती है जहां पर बहुत सारे फूल होते हैं। वहां पर वो अपनी मॉम और डैड को हंसते हुए, खुश होते हुए देखती है। वो कहती है, मैं पहली बार पापा को स्माइल करते हुए देख रही हूँ। अपनी मॉम को खुश देखकर वो सोचती है, मॉम को देखकर लगता है जैसे वो कह रही हूँ, यही असली खुशी है। इसके बाद फिलिक्स रूम में आता है और क्लॉड से कहता है, आपके मेहमान आ गए हैं। तभी क्लॉड वहां से चले जाते हैं और अथी भी नींद से उठ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक नए कैरेक्टर को, ड्यूक एल्फियस। वो क्लॉड से कहता है, महाराज, ओबेलिया एम्पायर के भविष्य के लिए हम चाहते हैं कि आप प्रिंसेस के लिए एक बेहतर क्लासमेट चुन लें। क्लॉड कहता है, लगता है आपके पास पहले से कोई उम्मीदवार है। एल्फियस कहता है, क्योंकि प्रिंसेस की मैजिकल पावर अभी तक नहीं जागी है, इसलिए हमारे रिवाज के हिसाब से इस वक्त उन्हें एक बेहतर क्लासमेट की जरूरत है। अगर हम पोजीशन और नॉलेज को अलग रखें तो मुझे लगता है इसके लिए मेरा बेटा इजिकियल सबसे बेहतर रहेगा। मेरा बेटा उनसे 3 साल बड़ा है और बहुत तेज भी। मुझे यकीन है वो प्रिंसेस को अपनी छोटी बहन जैसा सम्मान देगा। अथी ऊपर से ये सब देख रही होती है। उसे याद आता है ये तो ड्यूक एल्फियस है जो जेनेट का इस्तेमाल करता है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। वो बताती है इजिकियल एल्फियस उसका इकलौता बेटा है जो जेनेट से जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अथी सोचती है, अब क्या इजिकियल मेरा क्लासमेट बनेगा? अभी तो पापा मुझसे प्यार करते हैं, तो क्या ड्यूक अभी से रिश्ते मजबूत करना चाह रहा है? तभी अथी भी दरबार में आ जाती है और कहती है, मुझे डर लग रहा था, जब मैं उठी तो आप वहां नहीं थे। अथी एल्फियस को देखकर सोचती है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या वो मुझे जेनेट से कंपेयर कर रहा है? क्लॉड उसे अपने पास बुलाता है। प्रिंसेस आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। एल्फियस कहता है, प्रिंसेस, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आपके लिए एक बढ़िया क्लासमेट की सिफारिश करना चाहता हूँ। अथी कहती है, सुना है आपका बेटा बहुत तेज है, क्या वो सोशियोलॉजी की किताबें पढ़ता है? एल्फियस कहता है, हाँ, वो पढ़ने में तेज है। अथी कहती है, अच्छा, मैंने भी कुछ किताबें पढ़ी हैं।
फिर वो एल्फियस से कुछ सवाल करती है जिनका जवाब उसके पास नहीं होता। अथी कहती है, मैं अपने से ज्यादा बेवकूफ को अपना क्लासमेट नहीं बनाना चाहती। ये सुनकर एल्फियस के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है, पर वो शांति से कहता है, मगर मेरा बेटा जादू कर सकता है, शायद वो आपकी मदद कर सके। अथी उदास हो जाती है। तभी क्लॉड कहता है, बस अभी के लिए इस महल में एक शोर मचाने वाला बच्चा काफी है, अब इस बारे में बाद में बात होगी। एल्फियस कहता है, ठीक है, और वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है महल के जंगल में, जहां अथी बहुत सारी जादुई चीजें इकट्ठी कर रही होती है। वो बताती है, ये तारा यंत्र है जो मैजिकल पावर नापता है, जितनी ज्यादा पावर होगी ये उतना तेज घूमेगा। वो बहुत कोशिश करती है पर यंत्र हिलता भी नहीं। अथी परेशान होते हुए कहती है, ये क्यों नहीं घूम रहा? क्या मेरे अंदर बिल्कुल भी मैजिक नहीं है? पापा तो बहुत पावरफुल जादू करते हैं और मॉम तो मैजिकल डांसर थी। मैं उनकी बेटी हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लिलियन को, जो अथी के लिए फ्रूट्स खरीदने बाजार आई होती है। वहीं पर एक आदमी उसके पीछे खड़ा होता है। वो सोचता है, ये कैसे हो सकता है? जो मरने वाली थी उसकी किस्मत किसने बदली? वो कोई जादू करता है जिससे लिलियन की किस्मत से जुड़े धागे निकलते हैं और उसके पास जाते हैं जिसने उसका भविष्य बदला। सीन शिफ्ट होता है महल की लाइब्रेरी में, जहां अथी और क्लॉड दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अथी एक नई बुक पढ़ रही होती है। उसे देखकर क्लॉड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। तभी वहां एल्फियस आ जाता है और कहता है, काफी वक्त हो गया आपको देखे हुए, और आप तो अब और भी प्यारी लग रही हैं। अथी कहती है, हाँ, आपको देखकर भी अच्छा लगा, पर मन में सोचती है, ये फिर से आ गया दिमाग खाने। क्लॉड पूछता है, तुम्हारा यहाँ आना क्यों हुआ? एल्फियस कहता है, 2 साल बीत गए लेकिन प्रिंसेस के पास अभी तक कोई क्लासमेट नहीं है। मुझे चिंता हो रही है। एक लड़की है प्रिंसेस की उम्र की, उसका नाम है जेनेट मार्गरीटा। ये नाम सुनकर अथी बिल्कुल चौंक जाती है। एल्फियस जेनेट के बारे में कहता है, वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज रही है। मैंने सोचा वो प्रिंसेस की मदद करेगी एम्पायर के कानून और सिस्टम समझने में। अथी सोचती है, ये मुझे उस लड़की के साथ चिपकाकर पापा से रोज मिलना चाहता है। वो हंसती और कहती है, कैसा मजाक कर रहे हैं आप? क्या आपको लगता है वो बेलिया एम्पायर की प्रिंसेस कानून नहीं जानती? फिर वो एक एक करके एम्पायर के सारे कानून सुना देती है। ये सुनकर एल्फियस भी हैरान हो जाता है। वो कहता है, मुझे माफ कीजिए, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अथी एक किताब उठाकर कहती है, ये किताब बहुत अच्छी है, ये जेनेट के लिए रखिए। एल्फियस कहता है, हाँ, उन्हें ये पसंद आएगी। वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसी किताब का ट्रांसलेशन वो ढूंढ रहा था, लेकिन अथी ने उसका ट्रांसलेशन पहले ही कर रखा था। अथी उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, तुम्हारे बाल तो एक स्नोई डॉग के जैसे हैं। फिर उसके कान में कहती है, याद रखना मिस्टर स्नोई, अथी को कोई बेवकूफ दोस्त नहीं चाहिए। अथी क्लॉड से कहती है, मैं खेलने के लिए बाहर जा रही हूँ। क्लॉड उसे एक नई मैजिक की बुक देता है जो उसे बहुत टाइम से चाहिए थी। प्रिंसेस बुक मिलने पर बहुत खुश होती है। एल्फियस मन ही मन सोचता है, हर बार जब भी तुम मिलती हो एक गहरी याद छोड़ जाती हो। सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहां अथी उदास बैठकर सोचती है, अगर इजिकियल और जेनेट यहाँ पाए तो मेरा क्या होगा? मुझे तो जादू करना भी नहीं आता। वो बताती है, ये एक पुरानी जादू की किताब है, इसमें जादू जगाने का मंत्र है। सच है या झूठ पता नहीं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। अथी सर्कल बनाकर मंत्र पढ़ती है। जादू काम करने लगता है, पर किताब उड़कर ऊपर जाने लगती है। वो भी उसके पीछे भागती है। तभी वो उसी आदमी से मिलती है जो बाजार में था। अथी कहती है, कौन हो तुम? वो कहता है, चलो मिल गया, किस्मत को तोड़ने वाला। अथी सोचती है, ये तो बिल्कुल एक डॉल के जैसा लगता है। वो कहता है, शायद ये नहीं है, और जाने लगता है। प्रिंसेस कहती है, सुनो, रुको, तुम कौन हो? तभी फिलिक्स आ जाता है। वो आदमी फिलिक्स पर जादू करता है, जिससे फिलिक्स सब कुछ भूल जाता है और बिना अथी को देखे चला जाता है। अथी चिल्लाकर कहती है, तुमने फिलिक्स को क्या किया? क्या तुम विजर्ड हो? वो कहता है, मैं दुनिया का सबसे महान विजर्ड हूँ। फिर जाने लगता है। अथी कहती है, रुको, मेरी किताब वापस करो। वो कहता है, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, उस मंत्र को दोबारा मत पढ़ना। अथी कहती है, क्यों? वो कहता है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। फिर वो मैजिक बुक उसके मुंह पर फेंकता है और चला जाता है। प्रिंसेस ये सारी बातें फेलिक्स को बताती है। वो कहती है, तुम्हें किसी ने जादू से कंट्रोल कर लिया था, पर फेलिक्स को कुछ भी याद नहीं होता। वो कहता है, जरूर वो सपना होगा। अथी कहती है, नहीं, वो सच था। फिर सोचती है, खैर जाने दो, वैसे भी कुछ बुरा नहीं हुआ। सीन शिफ्ट होता है जहां फेलिक्स क्लॉड से कहता है, आपकी चाय तैयार है और प्रिंसेस भी आ रही है। क्लॉड उसे देखकर पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? फेलिक्स कहता है, मुझे लगता है प्रिंसेस के पास अपनी एज के दोस्त होने चाहिए। कृपया मुझे गलत मत समझिए, मैं ये ड्यूक की वजह से नहीं कह रहा, बस ऐसा लगा कहीं वो अकेली फील ना करे। क्लॉड कहता है, क्या तुम लोग एक बच्ची को खुश नहीं रख सकते?
ये बात फिलिक्स के दिल पर लगती है। वो सॉरी कहता है और वहां से चला जाता है। फिर अथी आती है। क्लॉड कहता है, तुम हमेशा की तरह सही वक्त पर आई हो। अथी कहती है, मुझे आपको देखना था। क्लॉड कहता है, तो फिर तुम्हें आज केक्स नहीं मिलेंगे। अथी शॉक होती है, क्या आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तभी मेड्स उसे बहुत सारे केक्स देती हैं। वो सोचती है, आजकल किचन से चॉकलेट गायब हो रहे हैं, शायद कोई चोर है जो मेरे केक्स और चॉकलेट खा रहा है। क्लॉड को फिलिक्स की बात याद आती है कि प्रिंसेस को अपनी एज के दोस्त की जरूरत है। क्लॉड उसे पूछता है, क्या तुम्हें किसी दोस्त की जरूरत है? अगर चाहो तो अपने आप चुन सकती हो। अति हैरान होकर कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे पास पापा, लिली, फिलिक्स और केक भी है। अति बिल्कुल अकेली नहीं है। क्लॉड मजाक में कहता है, मुझे पता था तुम्हें केक ही सबसे प्यारा है। अति जगती है, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं और आप अति का मजाक मत उड़ाइए। अति सोचती है, मुझे दोस्त नहीं चाहिए, बस शांति से जीना है 18 साल तक, पर किस्मत बदलने के लिए मुझे जादू भी चाहिए। तभी उसे याद आता है वही अजीब आदमी जो उसे मैजिक करने से रोक रहा था। वो सोचती है, आखिर कौन था वो और मुझे क्यों रोका? सीन शिफ्ट होता है महल के बाहर, जहां वही आदमी पेड़ के ऊपर खड़ा होता है। वो कहता है, दुनिया के नियमों को जिसने तोड़ा है वो इसी महल में छुपा है। फिर जंगल में देखते हैं अथी को, जो फिर से मैजिक करने की कोशिश कर रही होती है। इस बार उसके ऊपर लगी सील थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है, पर उसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। तभी वो आदमी वहां आ जाता है और कहता है, मैंने कहा था तुमसे दोबारा से इस मंत्र को मत पढ़ना। अथी कहती है, सुबह वाला अजीब आदमी? वो कहता है, मैं कोई अजीब आदमी नहीं हूं, तुम मुझे लॉर्ड लूकस बुलाओ। अथी उसकी आंखें देखकर कहती है, पुराने राजाओं के नाम तुम बिना आदर के ले रहे हो। एटर्निटास तो 400 साल पहले मर चुके, अभी के राजा मेरे पापा हैं, क्लॉड। लूकस कहता है, खैर इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी आंखें हीरे जैसी हैं जिनमें बहुत पावरफुल मैजिकल पावर है, लेकिन तुम्हारे पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, तो फिर तुमने वो सब कैसे किया? अथी पूछती है, क्या मतलब? वो कहता है, क्या तुम मुझे अपना राज बताओगी? फिर वो अपने जादू से उसे पेड़ पर टांग देता है। बबल्स की वजह से अथी को नींद आने लगती है और वो उसके कंट्रोल में आ जाती है। लूकस फिर पूछता है, तुम्हारा क्या राज है? प्रिंसेस कहती है, मेरे पास बिल्कुल भी जादू नहीं है, इसलिए मैं जादू सीखना चाहती हूँ। यह सुनकर लूकस को गुस्सा आता है। वो उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है, लेकिन नीचे पहुंचने से पहले एक बादल जैसी चीज उसे बचा लेती है। लूकस शॉक हो जाता है। प्रिंसेस घबराकर सोचती है, वो कौन सा सुरक्षा मैजिक था? फिर वो उसी मैजिक से एक शील्ड बनाती है और वहां से भाग जाती है। वो भाग रही होती है, लेकिन उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है। उसकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। जैसे ही वो क्लॉड के सामने पहुंचती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर क्लॉड डर जाता है। वो अथी को गोद में उठाता है और कहता है, जल्दी से हीलिंग विज़र्ड को बुलाओ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अथी के हार्ट की सील धीरे धीरे कमजोर हो रही है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लॉड अथी को कई हीलिंग विज़र्ड्स को दिखाता है। वो सब हीलिंग विज़र्ड्स प्रिंसेस की जांच करते हैं, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है और इन्हें कैसे ठीक करें। क्लॉड ये सब देखकर मन ही मन परेशान होता है, क्योंकि कोई भी प्रिंसेस की बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा होता। फिलिक्स कहता है, यहाँ के सारे विज़र्ड्स कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। क्लॉड कहता है, अलग अलग राज्यों के सबसे बेहतर हीलिंग विज़र्ड्स को बुलाओ। तभी हम देखते हैं पीछे से लूकस आ जाता है, अपने आप को छोटा करके। वो कहता है, आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज। फिर वो प्रिंसेस को ठीक कर देता है और उसे उठाता है। एथी उसे देखती है पर पहचान नहीं पाती। वो कहती है, मुझे उठाओ मत, मैं अच्छा सपना देख रही हूँ। पर तभी उसे लगता है कि ये चेहरा तो उसी आदमी से बहुत मिलता है। वो सोचती है, अब क्या मुझे इससे बात करनी पड़ेगी? लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अब उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। लूकस कहता है, मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है, अब तुम्हारे दिल में कोई दिक्कत नहीं है। एथी पूछती है, क्या मेरे दिल में कोई दिक्कत थी? लूकस कहता है, तुम्हें इसके लिए मुझसे कुछ कहना नहीं है। एथी सोचती है, अब क्या मुझे इससे थैंक यू बोलना पड़ेगा? पर वो हैरानी से देखती है, ये तो बिल्कुल मेरे हाइट का है। तभी वहां क्लॉड, फिलिक्स और लिलियन आ जाते हैं। एथी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। लिलियन कहती है, मैं 1 महीने से आपके ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रही थी। एथी हैरान होते हुए कहती है, क्या मैं इतने टाइम से सो रही थी? क्लॉड पूछता है, कहीं अब तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? एथी कहती है, नहीं, अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो लूकस के बारे में सच बताने ही वाली होती है, लेकिन लूकस नाटक करते हुए कहता है, मैंने प्रिंसेस को ठीक कर दिया है, लेकिन उन्हें ठीक करते करते मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई है। अब मेरे अंदर ज्यादा मैजिक नहीं बचा है। वो कहता है, उनकी नई मैजिकल पावर्स अभी अभी जागी हैं, जिसे उनकी बॉडी झेल नहीं पाई, इसलिए वो 1 महीने से कोमा में थी। क्लॉड पूछता है, क्या इससे कोई खतरा तो नहीं या कोई साइड इफेक्ट? लूकस कहता है, नहीं, अब उन्हें कोई खतरा नहीं। एथी सोचती है, क्या सच में इसने मेरी हेल्प करी और मुझे ठीक किया? लूकस कहता है,
प्रिंसेस की कंडीशन बहुत रेयर है, लेकिन इनकी मैजिकल पावर्स बहुत स्ट्रांग हैं। इनके जैसे पावर्स पूरे ओबिलिया एम्पायर में किसी के पास नहीं। फीलिक्स और लिलियन खुशी से कहते हैं, मुझे पता था प्रिंसेस सबसे पावरफुल है। लिलियन कहती है, कम से कम उनकी मैजिकल पावर्स जाग तो गई। लूकस कहता है, अभी प्रिंसेस और बड़ी होंगी तो ऐसा फिर से भी हो सकता है। फिर वो गिरने का नाटक करता है। क्लॉड उसे संभालता है और कहता है, तुम ठीक हो? लूकस कहता है, मुझे माफ कीजिए, मैंने अपनी सारी पावर्स यूज कर ली। फिर वो अपने मैजिक से क्लॉड के ऊपर एक स्पेल करता है और उसके किस्मत के धागों को देखता है जो एथी से कनेक्ट हो रहे होते हैं। क्लॉड कहता है, तुम्हें प्रिंसेस को ठीक करने का अच्छा सा इनाम दिया जाएगा, तब तक के लिए यहीं महल में रुको। लूकस कहता है, ठीक है, और मुस्कुराते हुए वहां से जाता है। एथी उसे मुस्कुराता देखती है और सोचती है, क्या ये सब नाटक था? क्लॉड कहता है, प्रिंसेस को आज ही एमरल्ड पैलेस ले जाओ। एथी बताती है, एमरल्ड पैलेस जनरेशन बाय जनरेशन केवल प्रिंसेस के लिए होता है। मेरे सपनों में उसी पैलेस में जेनेट रहती थी और मैं रूबी पैलेस में बंद थी। लेकिन अभी की सिचुएशन थोड़ी अलग है। वो सोचती है, अगर जेनेट वापस यहां आ गई तो क्या होगा? सीन शिफ्ट होता है। एथी और लूकस बैठकर बात कर रहे होते हैं। एथी गुस्से में कहती है, झूठे हो तुम, मेरे पास कोई पावरफुल मैजिक नहीं है। अगर होता तो ये यंत्र घूम रहा होता। लूकस कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारा मैजिक किसी ने सील कर रखा है। एथी पूछती है, सील कर रखा है? लूकस कहता है, ये सील तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है। अच्छा हुआ तुम्हारे ऊपर ये सील लगी है, वरना तुम्हारा दिल कब का फट चुका होता। तुम जिस मैजिक का यूज कर रही थी उससे तुम मर सकती थी। एथी कहती है, तो तुम कह रहे हो तुमने मेरी मदद करी? लूकस गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हारी मदद करी, तुम्हें ठीक किया, और ऊपर से तुम थैंक यू कहने के बजाय मुझ पर गुस्सा कर रही हो। प्रिंसेस कहती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लूकस कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई मुझसे इस तरह बात करता है तो मैं गुस्सा हो जाता हूं, और मैं ये भी नहीं देखता कि सामने वाला कौन है। प्रिंसेस कहती है, तुम बस मेरे केक्स खाने के लिए यहां आए हो। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुमने सील के बारे में पापा को बताया क्यों नहीं? लूकस कहता है, वैसे ये सच भी है, मुझे यहाँ काफी रिलैक्स महसूस होता है। प्रिंसेस कहती है, तुम ही हो जिसने मेरे केक्स चुराए हैं। लूकस कहता है, मेरे जैसा महान विजर्ड केक्स चुराएगा? प्रिंसेस कहती है, तो फिर ये क्या है? वो कहता है, चोर है क्या? और अपने मैजिक से छुरी रेवन के पास फेंकता है। प्रिंसेस तुरंत कहती है, उसे छोड़ो। तभी एथी को याद आता है, ये वही बादल था जिसने मेरी जान बचाई थी। लूकस कहता है, ये एक मैजिकल बीस्ट है जो तुम्हारी मैजिकल पावर से बना है, तुम्हें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। प्रिंसेस पूछती है, ऐसा क्यों? लूकस बताता है, तुम्हारे मुंह से खून निकलने की वजह भी यही था। ये बीस्ट एक मास ऑफ मैजिकल एनर्जी है। अगर तुम इसे छूती हो तो वो एनर्जी वापस तुम्हारे अंदर जाती है, जिससे तुम्हारी सील कमजोर पड़ती है और तुम्हारा दिल फट सकता है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम मर भी सकती हो। लूकस कहता है, अभी के लिए जब तक तुम मैजिक पूरी तरह से नहीं सीखती, ऐसा होता रहेगा। प्रिंसेस पूछती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? लूकस कहता है, तुम्हें मैजिक सीखना पड़ेगा। अगले सीन में प्रिंसेस अपने मैजिक टीचर के सामने प्रैक्टिस कर रही होती हैं, लेकिन उनका मैजिक ज्यादा देर तक नहीं टिकता। टीचर कहती हैं, मुझे नहीं लगता प्रिंसेस और कुछ सीख सकती हैं, और वो वहां से चली जाती हैं। एथी उदास होते हुए कहती हैं, ये दोबारा क्यों नहीं हो रहा? पहले तो मैजिक कर लिया था। तभी रेवन दोबारा आ जाता है। प्रिंसेस उसे प्यार से उठाती हैं, लेकिन लूकस तुरंत अपने मैजिक से उसे हवा में रोक लेता है। एथी गुस्सा कर कहती है, उसे नीचे उतारो। लूकस कहता है, मैं तो ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं और तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। वो कहता है, अगर तुम मुझे रेवन दोगी तो मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा। प्रिंसेस कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस मुझे मेरा रेवन दे दो। तभी क्लॉड आ जाता है। लूकस क्लॉड को देखकर तुरंत रेवन वापस कर देता है। प्रिंसेस रेवन को छिपा लेती हैं। क्लॉड पूछता है, तुमने पीछे क्या छिपा रखा है? प्रिंसेस उसे सामने लाती हैं। लूकस तुरंत बोल पड़ता है, ये एक मैजिकल बीस्ट है जो प्रिंसेस के मैजिक से बना है। ये इनके लिए खतरनाक है। अगर इसने इससे ज्यादा देर तक हाथ में रखा तो इन्हें नुकसान हो सकता है। क्लॉड कहता है, क्या ये वही वजह थी जिससे प्रिंसेस के मुंह से खून निकला था? लूकस कहता है, हाँ, अगर आपने इसे मार दिया तो इसकी एनर्जी वापस प्रिंसेस के अंदर जाएगी, जो और भी ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए मुझे इन पर नजर रखनी होगी। प्रिंसेस कहती हैं, मुझे इसे रखने दीजिए। क्लॉड कहता है, पर इससे खतरा तो होगा ना? लूकस कहता है, अगर ये दोनों ज्यादा देर तक साथ रहें तभी। क्लॉड कहता है, ठीक है, लेकिन तुम इसे सिर्फ 1 घंटे तक छूना। अगले सीन में प्रिंसेस खुद से मैजिक सीखने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर से फेल हो जाती हैं। तभी लूकस आ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना तुम इस तरह से मैजिक नहीं सीख सकती। अगर ऐसा करती रही तो मर जाओगी। प्रिंसेस मुस्कुराते हुए कहती हैं,
तुम तो एक महान विज़र्ड हो, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे मैजिक सिखाओगे, क्या वो बात भूल गए हो? लूकस कहता है, मैं ऐसा क्यों करूं, तुम तो मुझसे नफरत करती हो। प्रिंसेस सोचती है, ये हमेशा मुझे परेशान करता है, मैं इसे कैसे मनाऊं। तभी लूकस के पेट से भूख की आवाज आती है। प्रिंसेस चालाक से कहती हैं, क्या तुम्हें भूख लग रही है? लूकस कहता है, मुझे अपनी मैजिक एनर्जी रिकवर करनी है, अगर कोई बेहतर तरीका होता तो पहले ही कर लेता। प्रिंसेस कहती हैं, ठीक है, एक डील करते हैं, मैं तुम्हें अपनी मैजिक एनर्जी दूंगी और बदले में तुम मुझे मैजिक सिखाना। सीन शिफ्ट होता है पैलेस के अंदर, जहां अल्फियस दोबारा आया होता है। प्रिंसेस भी वहां आ जाती हैं। वो सोचती हैं ये फिर से आ गया, अभी तक हारा नहीं। फीलिक्स कहता है, हम सब आपके नए क्लासमेट पर डिस्कशन कर रहे थे। प्रिंसेस कहती हैं, क्या आप इज़ीकियल की बात कर रहे हैं? अल्फियस कहता है, वो तो विदेश जा रहा है, असल में मैं जेनेट की बात कर रहा था। क्लॉड कहता है, अगर तुम चाहो तो मना भी कर सकती हो। प्रिंसेस कहती हैं, ये सही है, लेकिन मेरे पास इससे बेहतर कोई है। वो लूकस को दिखाती हैं। लूकस कहता है, मैं इनका दोस्त बनूंगा और इनकी हेल्प करूंगा। ये देखकर अल्फियस चिढ़ जाता है। सीन चेंज होता है। लूकस एथी को मैजिक सिखाता हुआ दिखाई देता है। पहले वो उसे फेदर से लिखने की प्रैक्टिस कराता है। वो कहता है, बस फेदर के टॉप पर अपना मैजिक फ्लो करो। फिर अगले सीन में वो उसे बैलेंस और कंट्रोल की ट्रेनिंग देता है, बुक बैलेंस करने और स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए। एथी सोचती है, लूकस हमेशा मुझे काम कराता रहता है, लेकिन आखिर में वो लिख ही लेती है और लूकस देखता है कि उसने एक बेकार सी ड्राइंग बना दी है। अगले सीन में एथी अपनी बुक कंप्लीट कर लेती है। लूकस पूछता है, तुम इतनी बेसब्री से इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अगर ये जीने के लिए भी है तो भी ये वजह नहीं हो सकती। एथी कहती हैं, ये मेरे लिए आम बात है, पर मन में सोचती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं बस अपने पापा के करीब रहना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है क्लॉड के रूम में। फीलिक्स उससे लूकस के डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है, लूकस वैसा ही है जैसे उसने बताया था, बाकी विज़र्ड्स बस उसका नाम जानते हैं। फीलिक्स कहता है, कहीं वो खतरनाक तो नहीं? क्लॉड अपने मैजिक से देखता है और लूकस के कुछ मेमोरीज दिखाई देते हैं। क्लॉड कहता है, उससे कोई खतरा नहीं। फीलिक्स मजाक में कहता है, आपका प्रिंसेस के लिए प्यार और भी बढ़ता जा रहा है। क्लॉड से आंखों से घूरता है। फीलिक्स डर कर तुरंत वहां से निकल जाता है। क्लॉड चांद को देखते हुए सोचता है, यही क्या प्यार है? और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये था द फेटेड मैजिकल प्रिंसेस हु मेड मी अ प्रिंसेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलना। अगर आपको ऐसे एनिमे एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना ना भूलो, ताकि आप फ्यूचर के एनिमे एक्सप्लेनेशंस मिस ना कर पाओ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।